चैप्टर 14 पार्ट 2 NIUS ज्योग्राफी 12th क्लास। ये चैप्टर है लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा लैंड यूज़ एंड लैंड पैटर्न्स। लाइक पैटर्न्स का मतलब है कि किस किस प्रकार के रिले फीचर्स पाए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि लैंड पैटर्न क्या होता है, लैंड का यूज़ किस प्रकार होता है और क्या क्या महत्वताएं हैं लैंड की। ठीक है, तो वो एक लैंड से रिलेटेड एक और टॉपिक था। लाइक बैरन लैंड क्या होती है, कल्चरल लैंड क्या होती है और कल्टिवेबल लैंड क्या होती है और फैलो लैंड क्या होती है, द करंट फैलो लैंड क्या होती है। तो वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उसमें पढ़ ली हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो एक बार ज़रूर से उसको देख लीजिए, क्योंकि ये जो है ना कहीं कनेक्टेड रहने वाला पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक, सो दैट कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले और ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों तक पहुँचे। चलिए अब चालू करते हैं। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे आप ऑलरेडी वाकिफ़ होंगे या फिर अवेयर होंगे, कह सकते हैं हम कि अवेयर होंगे, कि आपने देखा होगा कि आज 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 के समय में रोज़ तीसरे दिन आप जो है एक ही खबर सुनते होंगे और आपने सुनी भी होगी गर्मी के समय में कि खासकर पानी की जो अवेलेबिलिटी वो बहुत कम है इंडिया में, है ना। ये बात तो आपको सबको पता ही है। इसीलिए हमेशा जो है गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी स्कीम्स निकाली जाती हैं वो खासकर इसी बात पर जोर देती हैं कि हमें जो है ना जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए पानी का, एक लाइक जुडिशियसली उसका जो यूटिलाइजेशन है वो होना चाहिए। ये बात आप सबको ही पता है कि हमें पानी को बचाना चाहिए। वहीं पर अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड भी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से प्रभावित होती है। अब क्या होता है कि अब आपने देखा होगा कि जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, जब हम क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ेंगे और क्रॉप्स पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर जब हम पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार की क्रॉप कितना पानी चाहिए होता है, कैसे कैसे चलती हैं। ठीक है, अगर आपकी बुक में दिया होगा तो। वैसे तो मुझे तो पता है, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तो फ़ायदा नहीं, कुछ बार वो आपके पेपर में बिल्कुल ही पूछी जाने की नहीं है। ठीक है, मगर फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए, आपके अवेयरनेस के लिए बता दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप इस बात की। अब क्या होगा कि जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है जैसे कि वीट और जो राइस है, राइस बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है और इसको काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए होता है। और दूसरी चीज़ ये जो आपने गन्ने की खेती है वो भी वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। ठीक है, उसको भी पानी चाहिए होता है। एक साल की तकरीबन वो क्रॉप रहती है। ठीक है, और जो राइस की रहती है वो तकरीबन 3 महीने की क्रॉप रहती है और जो वीट की होती है वो 4 से 6 महीने के बीच की क्रॉप रहती है। ठीक है, अब ये जो राइस है वो बहुत ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। अगर इसको आप रेगिस्तान में उगाएंगे तो ये उग जाएगी, तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिएगा। अब इससे क्या हो रहा है कि जो वाटर डेफिशिएंसी जो एरिया ना, वाटर डेफिशिएंट एरिया है, वहाँ पर क्या कर रहे हैं कि फार्मर जो है ना इन जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं इनको जो है ना कल्टीवेट कर रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि वहाँ की जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो बहुत ज़्यादा बिलो जा रही है। ठीक है, और वहाँ पर जो लैंड है ना, फिर वो क्या होता है, वहाँ की फर्टिलिटी जो है ना डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जब धरती में पानी नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली फिर पेड़ों के लिए पानी कहाँ से आएगा। ठीक है, अब वहाँ की लैंड की फर्टिलिटी का बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होती जा रही है। और आज के समय आपने देखा भी होगा कि जो हम केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं जस्ट टू प्रिवेंट आर क्रॉप्स फ्रॉम दी पेस्टिसाइड्स। ठीक है, पेस्ट्स। ठीक है, इसलिए हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं और फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं, सो दैट कि वी कैन इंक्रीज दी रेट ऑफ फर्टिलिटी ऑफ आर सॉइल। ठीक है, हम अपनी ज़मीन का जो रेट ऑफ फर्टिलिटी है उसको बढ़ा सकें, फर्टिलिटी उसकी इंक्रीज़ कर सकें। तो इसलिए हम यूरिया वगैरह, पोटासियम वगैरह सब चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने खेतों में, अपनी क्रॉप्स को भी जो पेस्ट होते हैं उनसे बचाने के लिए भी। अब ये कहीं ना कहीं चीज़ें लैंड पर भी तो इम्पैक्ट डालती हैं। अब इससे क्या होता है कि जो लैंड की केमिकल कॉन्सेंट्रेशन है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब वहाँ का जब लैंड की केमिकल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, लाइक एक पर्टिकुलर लैंड है ये वाली, और यहाँ पर तुमने खेती करी, खेती करने के बाद इसमें काफ़ी सारा केमिकल अप्लाई करा। पहले इसकी जो लैंड की केमिकल कॉन्सेंट्रेशन थी वो 2% हुआ करती थी। अब ग्रेजुअली जब यहाँ पर कंटिन्यूसली खेती हुई, यानी कल्टीवेशन करा गया फार्मर के द्वारा, तो यहाँ पर जो लैंड की जो केमिकल कॉम्पोजिशन थी, केमिकल कॉन्सेंट्रेशन, वो 2% से इंक्रीज होकर कितनी हो जाती है, ये 16% पहुँच जाती है। जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो केमिकल कॉन्सेंट्रेशन है, केमिकल जो यूज़ कराया गया फार्मर के द्वारा वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ करा गया है। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, या मान लीजिए फिर रेगुलरली यूज़ करा गया अपनी क्रॉप्स के प्रति। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं लैंड को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं, इसे बैरन बना देती हैं। ठीक है,
बैरन बना देते हैं, फिर यहाँ पर कोई भी क्रॉप आप नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आज के समय में जो है ना मोनोक्रॉपिंग सबसे ज़्यादा करी जा रही है, और मोनोक्रॉपिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जब हम एक ही क्रॉप को कॉन्टीन्यूसली कहीं ना कहीं कल्टीवेट करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि लैंड की फर्टिलिटी जो होती है ना बहुत जल्दी डिक्रीज होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ सजेस्टेड, दैट इज़ वाई इट इज़ रिकमेंडेड टू द फार्मर्स कि उनको जो है ना जो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम है या फिर क्रॉप रोटेशन है, साइंटिफिकली क्रॉप रोटेशन जो होता है, वो सारी चीज़ें अपनानी चाहिए। लाइक एक क्रॉप अब लगा ली, दूसरी क्रॉप जो है ना सेम ही क्रॉप की जगह दूसरी क्रॉप कोई लगा ली, पहले राइस लगाई, फिर व्हीट लगाई, फिर कुछ और लगा ली, सब्जी वगैरह। तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए। और मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, लाइक एक ही जगह पर आप लोगों ने क्या करा कि एक ही जगह एक लाइन कतार में राइस वगैरह लगा लिए और दूसरी जगह पर व्हीट वगैरह लगा लिए। तो ऐसे मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम भी चलना चाहिए, सो दैट कि वी कैन प्रिवेंट आवर लैंड फ्रॉम बिकमिंग यू नो फर्टिलिटी लेस और डिटेरियोरेटेड लैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर की तरफ। अब बात करें यहाँ पर लैंड यूज़ पैटर्न। अब लैंड यूज़ क्या होता है, हम लैंड को काफ़ी प्रकार से यूज़ करते हैं, चाहे फिर वो एग्रीकल्चर हो, चाहे फिर वो घर बनाने के लिए हो, चाहे फिर वो रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कैनाल कंस्ट्रक्शन करने के लिए हो, तो काफ़ी ब्रिजेस वगैरह बनाने के लिए, तो काफ़ी प्रकार से हम लैंड को यूज़ करते हैं। अब जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर जब हम यूज़ करते हैं तो लैंड पर काफ़ी सारे रेयर फीचर्स भी पाए जाते हैं, टेरेन भी पाए जाते हैं, तो उसके हिसाब से ही हम लैंड को यूज़ करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप जो है ना एक बड़ी सी बिल्डिंग जाकर रेगिस्तान में जाकर बना दोगे सहारा मरुस्थल में, तो ऐसा तो नहीं, वहाँ पर वो टिक भी नहीं पाएगी और देयर विल बी नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एनी रिसोर्सेज। तो वहाँ पर कोई रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी नहीं होगी, जैसे कि पानी वगैरह और फल फ्रूट वगैरह। तो इसीलिए वी टेंड टू सेटल डाउन एट अ प्लेस वेयर वी फाइंड एवरीथिंग। ठीक है, जहाँ पर हमें सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि पानी हो गया, खाना हो गया और शेल्टर। तो आपने सुना होगा हिस्ट्री में कहीं ना कहीं जो रिवर्स हुआ करती थी वो पहले जो है ना क्रिडल हुआ करती थी जो सिविलाइजेशन की। तो हमें जितनी भी सिविलाइजेशन अभी तक देखने के लिए मिले, लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया या फिर कोई भी सिविलाइजेशन लाइक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, तो ये सारी की सारी नदियों के किनारे बसी हुई थी। जैसे कि अगर हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें तो वो नाइल जो रिवर है जो अफ्रीका में, तो वहाँ उसके किनारे बसी हुई थी। ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो लैंड है उसको भी अलग अलग तरीके से यूज़ करा जा सकता है। अब जैसे कि जो टेम्परेट क्लाइमेट है वहाँ पर जो है ना जो सेब वगैरह है वो कल्टीवेट करे जा सकते हैं, वेयर एज जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पर राइस की खेती, व्हीट की खेती सही से हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है वाटर इंटेंसिव के साथ साथ टेम्परेचर इंटेंसिव क्रॉप भी हैं, इनको टेम्परेचर भी अच्छा खासा ही चाहिए। तो ऐसे ही डिसाइड होते हैं कि लैंड यूज़ पैटर्न किस प्रकार के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है लैंड यूज इज द फंक्शन और फंक्शन दैट ह्यूमन अप्लाई टू द लैंड अवेलेबल टू दैम, और इन अदर वर्ड्स द वेरियस यूजेस अवेलेबल टू लैंड पुट इनटू बाय ह्यूमन बींग्स। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन के द्वारा पुट करी जाती हैं। ठीक है, एक और डेफिनेशन दे रखी है आपकी बुक में, आप उसे एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी आसान लगती है, आप मेरे को ये वाली थोड़ी सी आसान लगी थी इसलिए मैंने ये वाली लिख दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे अरेंजमेंट होती हैं लैंड को यूज़ करने से पहले, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो, फॉरेस्ट के लिए यूज़ हो या फिर पास्चर के लिए यूज़ हो। अब पास्चर क्या होता है, जैसे कि देखिए क्या हुआ करता था पहले के समय में, चरवाहे हुआ करते थे। वो क्या करते थे कि मैंने आपको शायद बताया था पिछली बार कि जस्ट लाइक ये पहाड़ है कोई, तो यहाँ पर एक प्लेन एरिया हुआ करता था लाइक गंजेटिक प्लेन। अब पास्चर्स जो चरवाहे हुआ करते थे, पैस्टोरलिस्ट, तो वो क्या करते थे कि जब सर्दियाँ हुआ करती थी तब वो नीचे रहा करते थे। ठीक है, अपने जितने भी भेड़ बकरी जानवर जितने भी पशु वगैरह हुआ करते थे उनके लिए जो उनका खाना यानी जितने पास्चर जो हुआ करता था वो सारा का सारा उन्हें यहीं पर मिल जाया करता था, चारा जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब जब गर्मियाँ आ जाया करती थी तो नीचे तो गर्मी होती थी तो ये ऊपर पहुँच जाया करते थे, ऊपर काफ़ी सारा जो पास्चर उनको मिल जाया करता था, सो दैट कि उनके जो भेड़ बकरी या फिर जितने पशु हैं वो भूखे ना रहें। तो ऐसा उनके द्वारा किया जाया करता था, तो उसको बोलते हैं पास्चर लैंड। ठीक है, अब लैंड जो है लैंड यूज़ इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर, जैसे कि रिलीफ हो गया, टेरेन हो गया, क्लाइमेट हो गया, क्योंकि क्लाइमेट ही कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और अलॉन्ग विद सॉइल इन्हीं के हिसाब से जो है ना वेजिटेशन होता है, और इन्हीं के हिसाब से सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जो है ना क्रिएट करे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट के हिसाब से अब एक बात बताइए आपने देखा होगा जो दुबई है, मैं दुबई के नहीं यूएई की बात कर रहा हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, एक कंट्री है और जिसकी जो राजधानी है वो है दुबई। ठीक है,
अब वहाँ पर क्या है कि वो जो पूरी की पूरी कंट्री है वो समुद्री किनारे बसी हुई है, और वहाँ पर आप जो है ना एकदम आप जो जो एक फेमस बिल्डिंग है दैट इज़ द बुर्ज खलीफा, वो वहीं पर है। ठीक है, वो वहीं पर है। आपने देखा होगा वहाँ का क्लाइमेट किस तरीके का और वहाँ पर सॉइल किस प्रकार की है, मगर वहाँ पर एक चीज़ की अवेलेबिलिटी है दैट इज़ द वाटर। ठीक है, वहाँ पर पैसा बहुत है, वहाँ पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है दैट इज़ दी क्रूड ऑयल की अवेलेबिलिटी है, जिससे कि वहाँ पर जो है ना उन सारे क्रूड ऑयल को बेचने के बाद जितना ही पैसा आता है वो वहाँ पर लगाया जा रहा है कंट्री में, और उसके बाद उसकी कंट्री की जो तरक्की है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है। क्लाइमेट और सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती हैं। ठीक है, और उसका जो क्या है वहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, ये सारी चीज़ें कहाँ किससे बिलोंग करती हैं, क्लाइमेट और सॉइल से। ठीक है, ये बात आपको समझ में ही चलिए। अब पॉपुलेशन भी तो मैटर करती है ना। ठीक है, अब पॉपुलेशन मैटर करती है सबसे ज़्यादा, क्यों? पॉपुलेशन के पास पहली चीज़ ये होगी कि उसके पास स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद वो क्लाइमेट को देखेगी और फिर सॉइल का क्या करेगी, एनालाइज करेगी। एनालाइज जैसे कि क्या बोलते हैं, एनालाइज को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है एनालाइज करेगी, एनालाइज करने के बाद वहाँ पर वेजिटेशन क्या किस प्रकार का होना चाहिए, वहाँ उसके सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स फिर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, कि वहाँ पर तरक्की आएगी तो आएगी कैसे। तो ये सारी चीज़ें कैसे, सारी चीज़ें एक तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड बोल सकते हैं हम। चलिए समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब लैंड यूज़ की बात करते हैं। लैंड यूज़ में लैंड हमारे पास जो है तकरीबन हमारे भारत का जो लैंड यूज़ है हमारे पास 328 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास अवेलेबल है। उसमें से तकरीबन हम जो है 305 जो मिलियन हेक्टेयर है उसी पर हम सर्वे कर पाए हैं, और स्टैटिस्टिकली हम ये जान पाए हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। मगर हमारी अभी भी पहुँच के बाहर जो लैंड है वो है 23 मिलियन हेक्टेयर, अभी भी हमारी पहुँच के बाहर है। ठीक है, अब इसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने ये मैप आप ही की बुक से लिया है। तो यहाँ पर जो जोग्राफिकल एरिया हमारे पास अवेलेबल है दैट इज़ दी 3,28,726। ठीक है, अब ये लैंड तो सेम रही है 2009 से 9-10 से लेकर 2018-19 तक। ठीक है, 2009 से लेकर 2009-10 से लेकर 2018 और 19 तक। अब यहाँ पर अगर हम लैंड यूटिलाइजेशन की बात करें तो आपको देखिए, अब देखिए यहाँ पर है 3,07,408 3,07,408 क्या है, 1000 हेक्टेयर। ठीक है, 1000 हेक्टेयर। तो यहाँ पर इसकी जो सांद्रता यानी इसके जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसके जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हुई है। ये यहाँ पर बनी है 3,787। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला है कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है। तकरीबन 300 हेक्टेयर लैंड तक इंक्रीज़ हुई है। अब यहाँ पर अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट का जो लैंड ऑफ एरिया है यानी जितना उसने कवर कर रखा है वो भी हमें कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होता हुआ दिखा है। पहले क्या था 71,555 जो 9-10 में था। ठीक है, और उसके बाद हमें सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दिया है तकरीबन 72,011 हेक्टेयर 11 हेक्टेयर। ठीक है, ये इतना समझिए। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी जो ना टफ होता है। ठीक है, नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन यानी जो एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल नहीं है, और जो बैरन और अनकल्चरेबल लैंड है। यहाँ पर आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं कितनी अवेलेबल है आज के समय में। 2018-2019 में जो लास्ट डेटा था वो आपकी बुक में जो लिखा है ये 27,344 जो 1000 हेक्टेयर है, 27,344 हेक्टेयर वो अभी तक जो है नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए अवेलेबल है, यानी इस पर एग्रीकल्चर करा ही नहीं जाता है। और बैरन लैंड जो पड़ी है वो अभी तक 17,168 हेक्टेयर लैंड जो है वो यूं ही पड़ी है, उस पर कोई भी जो एक्टिविटी नहीं होती है। अब परमानेंट पास्चर लैंड जो अवेलेबल है आज के समय में, जहाँ पर चरगाहे अपने भेड़ बकरियों को घास वगैरह खिलाते हैं, तो वो है हमारे पास 10,376 हेक्टेयर। ठीक है, अब उसके बाद लैंड जहाँ पर मिसलेनियस ट्री जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट घास वगैरह उगी रहती है, अनवांटेड घास वगैरह जो हमारे पास लैंड अवेलेबल है इस तरीके की, वो हमारे पास है 3,154 हेक्टेयर। ठीक है, अब जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड, अब कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या है वो प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब वो जो लैंड अवेलेबल है वो हमारे पास है 12,219 हेक्टेयर। ठीक है, अब टोटल जो फैलो लैंड है और जो अदर देन करंट फैलो, ठीक है, करंट फैलो जो हमारे पास अवेलेबल है 14,531 है हेक्टेयर। ठीक है, अब जो फैलो लैंड है वो है 11,633 लैंड। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल जो नेट सोन एरिया हमारे पास अवेलेबल है वो है
1,39,351, ठीक है, 1,39,351 जो नेट सोन एरिया हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। और इसी का कुछ जो डेटा है मैंने आपको आगे लिखित में दे रखा है, तो आप उसे एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इस पर नज़र डाल लीजिएगा, ये ज़्यादा वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें इस चीज़ की कि कहीं ना कहीं जो लैंड के यूजेस और पैटर्न जो चेंज होते हैं वो कहीं ना कहीं चेंज होते हैं, किसकी वजह से? जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है उसकी वजह से भी चेंज होते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न की वजह से भी चेंजेस होते हैं, ठीक है। और जो टेक्नोलॉजी उस पर यूज़ करी जाती है उस क्रॉपिंग पैटर्न को और उस पॉपुलेशन के द्वारा यूज़ करी जाती है, वहीं से भी कहीं ना कहीं जो लैंड यूज़ पैटर्न्स होते हैं और लैंड का यूज़ होता है वो चेंज होता रहता है। और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट हो रही है एक तरफ और दूसरी तरफ नई नई कंपनियाँ लगती हैं, तो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड जो होती है वो ऑलरेडी गायब हो जाती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए आपने न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया का नाम सुना होगा, ठीक है, नोएडा की बात कर रहा हूँ मैं, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो पहले दिल्ली में इंडस्ट्रीज़ लगी हुई थी वो क्या हुआ, रिलोकेट हुई क्योंकि दिल्ली में जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो ग्रेजुअली कम होने लगी, क्योंकि जो जो इंडस्ट्री थी वाटर इंटेंसिव थी और जो दिल्ली का टेम्परेचर था वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज़ होने लगा था। और आप तो जानते हैं कि जो दिल्ली जो है उसको वर्ल्ड में एक खिताब मिला हुआ है कि वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेस्ट सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हुई थी। अब उसके बाद जब इंडस्ट्रीज़ ने रिलोकेट करा तो वो गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे एरिया में गई और नोएडा जैसे एरिया में भी रिलोकेट हुई। तो वहाँ पर जो लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड थी नोएडा और गुड़गांव जैसे एरिया में, तो वहाँ पर उस एग्रीकल्चर लैंड को इंडस्ट्रियल लैंड बना देगा और वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिला। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं जो लैंड थी वो हमें देखने के लिए सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर कहीं ना कहीं मैटर करते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन की। अब लैंड डिग्रेडेशन क्या है भाई, एक बात बताओ, जब आपने एक मानकर चलिए कि आपने एक पर्टिकुलर ज़मीन ली और उस पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा केमिकल अप्लाई करो, उसके बाद जो है ना लैंड वो कभी भी मतलब उसका जो मात्रा है ना फर्टिलिटी की वो जीरो हो गई यानी नील हो गई है। अब वो बिल्कुल भी वहाँ पर आप खेती नहीं कर सकते, तो उसका मतलब क्या होगा, लैंड ख़राब है, वो बिल्कुल ख़राब होगी, तो कहीं ना कहीं डिग्रेड कर दिया ना आपने उसको। तो फार्मर्स के द्वारा काफ़ी सारी जो लैंड है वही ऐसी चीज़ें करी जा रही हैं कि जो एक्सेस अमाउंट में क्या है कि केमिकल्स वगैरह फर्टिलाइजर्स वगैरह इंप्लीमेंट करे जाते हैं, अप्लाई करे जाते हैं क्रॉप्स में, और जो उसके बाद जो रिजल्ट निकल कर आता है वो फिर असहनीय होता है और नॉट एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। जिससे कि फार्मर्स को भी कहीं ना कहीं लॉस होता है और वो भी उनकी भी जो इनकम है, जो एनुअल इनकम है वो हैम्पर होती है। और वेयर एज गवर्नमेंट एक मुहिम चला रही है, डबल द फार्मर्स इनकम, ठीक हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। अब इससे क्या होगा कि हमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, चाहे फिर वो बायोलॉजिकल हो, इकोनॉमिक हो, चाहे, और उससे प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होती है। कि पहले 1 बीघा लैंड पर क्या हुआ करता था, कम से कम 150 कुंटल अनाज हो जाया करता था, मगर आज के समय में जब वो नहीं है तो फिर वो मार्केट में भी फिर वो जो है ना जो इंडिया की नेशनल मार्केट है उसमें भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो जो 150 कुंटल जो अनाज हुआ करता था यानी गेहूँ वगैरह हुआ करते थे, जितने भी क्रॉप्स वगैरह हुआ करते थे, वो अब वहाँ पर जो ऑलरेडी किसी को जा रही थी उसके माध्यम से, उगाने के माध्यम से, जब जैसे कि धीरे धीरे जब लैंड डिग्रेड हुआ तो उसके वजह से क्या हुआ कि वो जो अनाज की जो सप्लाई थी वो रुक गई और उसके वजह से कहीं ना कहीं किसी की जो भूख थी वो और बढ़ गई, ठीक है, वो उसको शांत नहीं कर पाई। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखने के लिए मिलती है। क्रॉप लैंड कहीं ना कहीं ख़राब हो रहे हैं, पास्चर लैंड भी इससे कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं, वुड लैंड फॉरेस्ट वगैरह कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन से, ठीक है। ये बात आपको समझ में। अब डिग्रेडेशन के काफ़ी ज़्यादा माध्यम होते हैं अलॉन्ग विद दी जो जैसे कि फार्मर्स के द्वारा जो फर्टिलाइजर्स केमिकल वगैरह अप्लाई करे जाते हैं, उनके अदर भी उसके अलावा भी काफ़ी सारे जो यानी जो वो होते हैं रीजंस, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं लैंड के डिग्रेडेशन का। जैसे कि अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है कि पूरी की पूरी ज़मीन फट जाती है। जहाँ पर पहले लैंड हुआ करती थी अब वहाँ पर वो ज़मीन नीचे धंस गई है और वहाँ पर अब खेती नहीं हो पा रही है, ठीक है। अर्थक्वेक जैसे कि क्रॉप वगैरह होती है, फिर उसके बाद फिर जब भूकंप आता है तो क्रॉप सारी की सारी जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। सुनामी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है, ड्रॉट वगैरह। ड्रॉट तो भाई सबसे महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि जो वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो रही है काफ़ी सारे एरिया में। स्पेसिफिकली जो हमारे वो हुआ करता था जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट करा गया था, ठीक है। हाँ, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, आप मुझे नहीं बताया ना आपने अभी तक।
चलिए, मैं भी जब तक नहीं बताऊंगा जब तक आप मुझे कमेंट कर कर एक जना चाहे गलत बताए मैं फिर बता दूंगा, ठीक है, मगर जब तक बता नहीं देता मैं नहीं बताऊंगा। एवलांचेस जब आते हैं तो कहीं ना कहीं क्रॉपलैंड सबसे ज़्यादा नुकसान आती है, ठीक है, लैंडस्लाइड, मड फ्लो, वॉल्केनिक करप्शन, फ्लड्स, टॉर्नेडोज, वाइल्ड फायर्स, ठीक है, ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो कहीं ना कहीं जो है लैंड को डिग्रेड कर देती हैं, उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस कर देती हैं और फिर वहाँ पर जो है ना खेती दोबारा से नहीं की जा सकती। मगर ये तो नेचुरल रीजंस हैं ना, ये तो नेचुरल रीजंस हैं, नेचर तो अपने आप को दोबारा से सुधार लेगा, मगर कहीं ना कहीं मैन मेड रीजंस भी रिस्पॉन्सिबल हैं जो कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि रैपिड अर्बनाइजेशन, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, आपने देखा होगा दिल्ली के चारों जितने भी एनसीआर वाला रीजन था बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, मेट्रोपॉलिटन सिटी का खिताब इन्हें मिल चुका है, जैसे कि गाजियाबाद, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया नोएडा, ठीक है, फरीदाबाद, गुड़गांव, ठीक है, ये सारे जो एरियाज हैं दिल्ली एनसीआर में आते हैं और कहीं ना कहीं अब ये जो बहुत डेवलप्ड हैं, ठीक है। अब इनसे क्या हो रहा है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। पहले खेती हुआ करती थी तो पहले इतना हीट लैंड भी नहीं हुआ करते थे, अब अर्बनाइजेशन की वजह से क्या है कि जो घर है ना आपस में चिपक गए हैं, ठीक है, आपस में चिपक गए हैं तो वहाँ पर जगह ज़्यादा बची ही नहीं है। जो गलियाँ हैं आपने अगर स्ट्रीट्स भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं 10-10 फीट, 5-5 फीट या फिर 15-15 फीट की आपको गली देखने के लिए मिलती है। वहीं पर अगर आप गाँव में जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं 20-20-25 फीट के रोड आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे हमें क्या पता चलता है कि जब घर आपस में चिपटे हुए हैं तो वहाँ पर जो है ना जो लैंड है, अब जो सैंडी लैंड होती है यानी कोई भी अगर लैंड होती है मानकर चलिए जो गाँव में होती है वो वहाँ पर मेटल रोड ज़्यादा नहीं होते और वहाँ पर जो है ना जो विदाउट मेटल की जो लैंड होती है जैसे खेती वाली जिस पर रोड नहीं बने हुए थे तो वो लैंड काफ़ी सारी है। अब उससे क्या होता है कि वहाँ पर जो है ना जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो ईजिली जो है ना बाहर चला जाता है और अर्थ जो है ना बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है वहाँ पर। मगर वहीं पर अगर हम यहाँ पर बात करें जो सिटीज़ हैं वहाँ की बात करें तो वहाँ पर क्या है कि अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि पीपल जो है ना आकर अपने घर वगैरह बना रहे हैं, मेटल के घर बना रहे हैं और उससे क्या हो रहा है कि जो है ना हीट लैंड बनते जा रहे हैं या अर्बनाइजेशन। अब हीट लैंड वाला कॉन्सेप्ट जो हम वो पढ़ेंगे ना नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, जब हम इंडस्ट्रीज देखेंगे तब थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे क्योंकि एनवायरनमेंट में ये सारे टॉपिक आते हैं, हीटलैंड वगैरह अर्बनाइजेशन से रिलेटेड। हाँ पॉपुलेशन के बारे में जब पढ़ेंगे, हाँ पॉपुलेशन के बारे में जब पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि अर्बनाइजेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं क्या क्या नुकसान है, ठीक है। अब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ को उखाड़ रहे हैं फिर वहाँ पर अपने घर वगैरह बना रहे हैं। और आपने देखा होगा कि दिल्ली में छतरपुर वाले एरिया में भी काफ़ी सारे जितने भी फार्मर्स हुआ करते थे उन्होंने अपना जो फार्म है यानी जो अपने खेत हैं वो बेच दिए और वहाँ पर फार्म जो क्या फार्म हाउस बन चुके हैं, कहीं ना कहीं। फिर वो एक सिग्निफिकेंट एरिया जो पहले जो नेशनल मार्केट में कंट्रीब्यूट करा करता था जो अनाज की में, अब वहाँ पर क्या है कि लोग बड़े बड़े घरों में रहना पसंद कर रहे हैं, ठीक है, एसियाँ चलाते हैं। कहीं ना कहीं इससे जो ना एक जो धरती का जो क्लाइमेट है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये धरती रहने लायक ही नहीं बचेगी और यहाँ से जो ह्यूमन जो है एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओवर ग्राजिंग होती है। अब क्या है कि जो पास्चर लैंड इतनी बची नहीं और क्या करते हैं भेड़ चरवाहे वाले क्या होता है अपने भेड़ बकरियों को या फिर अपने पशुओं को जो है जो ग्राजिंग वाले एरिया में ले जाते हैं और वहाँ पर ओवर ग्राजिंग करा देते हैं। फिर इतनी जल्दी तो ये वो उग नहीं पाएगी, ठीक है, ग्राजिंग यानी घास इतनी जल्दी तो उग नहीं पाएगी और उससे क्या हो कि ओवर ग्राजिंग हो जाएगी तो वहाँ पर भी जो पेड़ पौधे की मात्रा कम हो जाएगी। फिर उससे क्या है ऑक्सीजन कम रिलीज़ होगी और जब ऑक्सीजन कम रिलीज़ होगी तो फिर एनवायरनमेंट ठंडा कहाँ बचेगा भाई, ठीक है, समझ में आपको बात। चलिए वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन अपना रूप लेने लगेगा, ठीक है। अब फॉल्टी इरीगेशन प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब क्या होता है कि बोरो इरीगेशन एक टाइप होता है, ठीक है। बोरो इरीगेशन गांव में प्रैक्टिस करे जाते हैं कि पहले जो है ना एक मैडे से बनाए जाते हैं, लाइक इस तरीके के, मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट अ सेकेंड। क्या होता है कि इस तरीके के मैडे बनाए जाते हैं और इनके बीच में यहाँ पर पानी भर दिया जाता है, फिर यहाँ पर पानी लगाया जाता है, फिर ये जो ना इसको बोलते हैं बोरो इरीगेशन। अब जो आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है वो ड्रिप इरीगेशन की है और क्या नाम है और स्प्रिंकल इरीगेशन की है। तो कहीं ना कहीं ये एक टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट अब हो रही है ना कहीं ना कहीं ये साबित करती है कहीं ना कहीं हम जो है ना जो एक्सेसिव जो पानी यूज़ करा जा रहा है फार्मर्स के द्वारा उससे भी हम कहीं ना कहीं टैकल कर सकते हैं। अर्बन स्प्रॉल जो जैसे कि अर्बन मैंने आपको बताया अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है। अब पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं भाई, उनका जो जितना भी कचरा वगैरह होता है वो क्या करती हैं सारा का सारा बाहर फेंकती हैं और उसमें पानी जो है ना कहीं प्रदूषित होता है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं कि ये भी हमें थोड़ा सा देखना चाहिए और इंडस्ट्रीज़ को देखना चाहिए क्योंकि अब क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन जब इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, जब डिमांड बढ़ रही है तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज़ तो नई नई जगहों पर जाकर इस्टेब्लिश होंगी, फिर उसके बाद वहाँ पर प्रोडक्शन भी होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो उनको तो वही पानी की ज़रूरत पड़ेगी भी और जो अदर रिसोर्सेज उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी जैसे कोयला हो गया और अदर जो मेटल्स अवेलेबल है ऑन द अर्थ, ठीक है। तो वहाँ पर
अब क्वायरिंग वगैरह और माइनिंग वगैरह एक्टिविटी जो मैंने आपको बताया है कि कोयले वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो माइनिंग वगैरह भी होती है, जैसे कि कोल और गोल्ड फील्ड हो गया वहाँ पर कर्नाटका वाले रीजन में, और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा माइनिंग होती है। ठीक है, समझ में आपको बात। चलिए, अब यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कहीं ना कहीं 328 मिलियन हेक्टेयर में से तकरीबन 175 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है ना वो अभी भी डिग्रेडेशन से जूझ रही है। अब इसके साथ इन सारे जो कॉजेज हैं, इन सारे रीजन के साथ साथ, इन सारे कारणों के साथ साथ जो है अलग जो अनोखे रीजन्स हैं वो हैं, जैसे कि जो सॉइल इरोजन बारिश पड़ती है और उसमें क्या होता है कि सॉइल इरोड होने लग जाती है, एक जगह से दूसरी जगह बह जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कट जाती है ज़मीन। मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ एक चित्र, ऐसे जैसे कि मानकर चलिए ये लैंड है, तो यहाँ से बीच में से पानी बहा और यहाँ से अपने साथ ले गया और यहाँ पर बन जाता गड्ढा। ठीक है, यहाँ पर गड्ढा बना तो कहीं ना कहीं एरोड हुई, अपनी जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन कर दिया बारिश के पानी ने। ठीक है, बारिश का पानी एक एजेंट की तरह काम करता है, दैट इज़ दी कि वो वहाँ से पहले एरोड करवाता है, फिर उसको कैरी करता है, फिर उसको फिर वहाँ पर डिपॉजिट कर देता है कहीं दूसरी जगह ले जाकर। ठीक है, अब इसके साथ साथ वाटर लॉजिंग हो जाती है। कहीं ना कहीं आपने वाटर लॉजिंग देखी होगी, कहीं ना कहीं पानी भर जाता है, फिर उसमें जो है ना देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट बनाकर। ये एक पर्टिकुलर लैंड है, ये मानकर चलिए एक पर्टिकुलर लैंड है। ठीक है, ये पर्टिकुलर लैंड है, यहाँ पर पहले खेती हुआ करती थी। अभी ये जितने भी निचले एरिया ना, यहाँ पर जब बारिश हुई थी यहाँ पर वाटर लॉजिंग होगी, यहाँ पर पानी भर गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब इस पानी को कहाँ से निकाला जाएगा? या तो किसान को क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़े दिन के लिए, जब तक धूप निकलेगी जब तक के लिए छोड़ना पड़ेगा, ताकि ये पानी सूख जाए और यहाँ पर दोबारा से खेती की जा सके। अब ये जो पानी है, या फिर ऐसा करा जा सकता है कि यहाँ पर जो है ना जो सब सरफेस इरीगेशन सिस्टम है, वहाँ वो ड्रेनेज सिस्टम है वो लगा दिया जाए, जिससे कि ये जो पानी है वो नीचे जो है ना नीचे उसको सोख लिया जाए नीचे, वो फिर जो है ना निकल जाए बाहर कहीं दूसरे रास्ते से। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, दो प्रकार के ड्रेनेज होते हैं जो मेनली जो यूज़ करे जाते हैं, ओपन ड्रेनेज और सब सरफेस ड्रेनेज। ठीक है, चलिए वो ड्रेनेज सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। ये नहीं है, ये देखिए यहाँ पर क्या होता है कि खेतों के नीचे से पाइप निकाले जाते हैं और इसमें जो है ना फिर थोड़े से छेद वगैरह कर दिए जाते हैं, ताकि जितना भी मॉइस्चर होता है ना इसमें ये कैरी कर लेता है और ये फिर बाहर निकाल देता है पानी को। ठीक है, ऐसे ही होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए रोड जब बनाए जाते हैं जहाँ पर गांव वगैरह में, तो क्या करते हैं कि नीचे जो ना सब सरफेस ड्रेनेज लगा देते हैं, ताकि जितना भी मॉइस्चर होता है ना धरती के अंदर वो सारा का सारा इनमें जाकर और ये कहीं पर दूर दराज वाले एरिया में जाकर पानी निकाल देते हैं। ठीक है, अब उससे क्या होता है कि जो यहाँ की रोड है ना ये बैठेगी नहीं नीचे, तो ऐसा हो जाता है। अब यहीं की रोड कट जाएगी, फिर रोज इरोडिंग हो जाएगी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा रॉक का, तो कहीं ना कहीं रोड बैठ जाएगी और फिर यहाँ पर हमें गड्ढे देखने के लिए मिलेंगे। समझ आपको? चलिए यही चीज़ें हैं सारी सारी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये, और मैटर भी करती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और एक्सेसिव सैलिनिटी, देखिए अब आपको तो पता होगा कि एक्सेसिव सैलिनिटी अब जो है हमें जब भी हम समरसीबल वगैरह से पानी निकाल कर पीते हैं तो उसमें जो नमक की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, सैलिनिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब उससे क्या होता है, वही पानी को अगर जब हम क्रॉप वगैरह में लगाते हैं तो जो सैलिनिटी होती है ना, जो क्रॉप वगैरह में लगाते हैं उसी पानी को, तो क्रॉप का जो खेत होता है, खेत में क्या होता है कि जो सैलिनिटी इंक्रीज़ हो जाती है, तो वहाँ पर जो केमिकल वगैरह इसलिए यूज होते हैं। अगर वहाँ पर सैलिनिटी ही इंक्रीज़ ना हो और वहाँ पर जो खेती करी जाए तो वहाँ की जो फर्टिलाइजेशन रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अब वहाँ की जब सैलिनिटी जब डिक्रीज़ होती है ना, ये देखिए जब हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तब बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, जब वहाँ पर सैलिनिटी इंक्रीज़ होती है, यानी हम जो नमक वाला पानी खेतों में लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि पानी तो ऊपर उड़ जाता है, मगर जो नमक है ना वो खेतों में रह जाता है। अब वो जो नमक है वो कहीं ना कहीं जो खेतों में रह गया वो क्रॉप को ख़राब कर देता है, खेतों को ख़राब कर देता है और फसलों को भी ख़राब कर देता है। ठीक है, ये बात आपको समझ आई? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, आगे हमारा डिफॉरेस्टेशन वही। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, और हेवी रेनफॉल जो देखने के लिए मिलता है। अब हैवी रेनफॉल से क्या होता है, अगर जो कॉन्टोर प्लॉफिंग होती है ना, कॉन्टोर प्लॉफिंग मैं दिखाता हूँ अभी। ये मानकर चलिए पहाड़ है, ये पहाड़ है। अब ये यहाँ एक मिनट में बनाया नहीं सही से, तो ये कॉन्टोर प्लॉफिंग होती है, यहाँ पर खेती करी जाती है। आपने देखा होगा पहाड़ों में ऐसी जो ना एक तरीके से सीढ़ी टाइप जो स्टेयरकेस होता है उसकी तरह एक बना हुआ होता है, वहाँ पर जो ना खेती करी जाती है, तो उसको बोलते हैं कॉन्टोर प्लॉफिंग। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पर जो ना लैंडस्लाइड, जब बारिश तगड़ी हो जाती है तो यहाँ पर क्या होता है कि लैंडस्लाइड होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही हैवी रेन जब होती है ना, तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है कि लैंड को भी कहीं ना कहीं ख़राब कर देती है, और ऊपर से जो है ना जो इकोनॉमिक लॉस और सोशल लॉस जो होता है वो कहीं ना कहीं अलग
से होता है। समझ में आपको बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि इससे जो है ना क्या होता है कि जो रिसोर्सेज की मात्रा बहुत कम हो जाती है। अब मानकर चलिए पहले जो एक पर्टिकुलर स्टेट था वो 2 किलो अनाज जो है ना मार्केट में सप्लाई कर रहा था, मगर आज के समय में उसने जो सप्लाई है वो कर दी है 1 किलो कर दी है। पहले जो ना जो लोगों को अवेलेबल था अनाज वो कम से कम 100 ग्राम अनाज हर घर में पहुँच जाया करता था, मतलब 20 घरों में आराम से पहुँच जाया करता था। मगर आज के समय में इन 20 घरों को जो है ना फाइट करनी पड़ रही है इस 1 किलो अनाज के लिए, क्योंकि यहाँ पर इनके पास क्या मिल रहा है, 50 ग्राम अनाज ही मिल रहा है। अब ये जो 50 ग्राम अनाज है क्या इनकी पूर्ति हो जाएगी? नहीं, क्योंकि इनकी जो एपेटाइट है, इनकी जो भूख है वो तो 100 ग्राम अनाज की है ना। ठीक है, तो ये समझ में कहीं ना कहीं ये फिर क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर जब लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, यहाँ पर खेती नहीं हो पा रही है, यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रहा है अर्बन एरियाज में भी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग भी। ठीक है, अब अर्बन एरियाज का क्योंकि जो अर्बन एरियाज हैं, अब लोग क्या करते हैं अपने गाँव से आ जाते हैं और फिर जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर रहना चालू कर देते हैं, और फिर उससे क्या होता है कि जो चालू करने के बाद जो एग्रीकल्चर लैंड है उसी को यूज़ में लेकर आ जाता है, फिर वहाँ पर घर वगैरह बनाए जाते हैं, फिर वहाँ पर डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर नीड ज़्यादा होती है। अब इसी के साथ साथ फिर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो भी वहाँ पर होता है, क्योंकि जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो जब इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पर इंक्रीज, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पॉपुलेशन को देख अपने दिमाग में रखने के बाद ही तो इस्टेब्लिश होती हैं, ताकि पॉपुलेशन वहाँ पर आ सके और वहाँ पर उस इंडस्ट्री में, पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर सके, और इंडस्ट्री के जितनी प्रोडक्ट वहाँ पर बन रहे हैं और वो उस मार्केट में ले जाकर बेच सके जहाँ पर पॉपुलेशन रह रही है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से कंपटीशन इंक्रीज कर रही हैं। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है कि जो खेतों में रहने वाले लेबर होते हैं और टेनेंट्स होते हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, कि ये तेरा ये मेरा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं लैंड डिग्रेडेशन से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात बोली गई थी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के द्वारा, कि पहले कि 40 साल में, नियरली 40 साल में 1/3 जो एरेबल लैंड थी ना वर्ल्ड की, वो कहीं ना कहीं आज के समय इरोड हो चुकी है और वो कहीं ना कहीं यूज़ में नहीं है। मगर आने वाले कुछ दिनों में जो 10 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर जो है वो इंक्रीज़ होने वाली है। ठीक है, पर ईयर इंक्रीज़ होगी 10 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, चलिए अब लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब लैंड को मैनेजमेंट भी तो करा जा सकता है, डिग्रेडेशन हो रहा है, चलिए मान लेते हैं डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, मगर उसको भी तो रोकने के कुछ उपाय हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं भाई, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें 2-fold पाथ अप्रोच अपनानी होगी, दैट इज द फिजिकल एंड सोशल। ठीक है, अब फिजिकल क्या है? फिजिकल रिक्यूमुलेशन, जैसे कि हम करंट फैलो और फैलो लैंड में यूज़ करते हैं, उसको ज़मीन को थोड़े समय के लिए यूँ ही छोड़ देते हैं और उसकी जो फर्टिलिटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा ये है कि सब सरफेस अगर हम ड्रेनेज सिस्टम अप्लाई करते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं काफ़ी मदद मिलेगी, जो नीचे का मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा, वाटर लॉजिंग अगर जहाँ पर होती है तो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम एक पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर हम मोनोक्रॉप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पर हम साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन अगर प्रैक्टिस करने लगे तो भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ये हमारे फिजिकल रिक्लेमेशन के लैंड को रिक्लेम करने के कुछ तरीके हैं। ठीक है, अब फिजिकल रिक्लेम है, अगर हमें ये सारी चीज़ें डेजर्ट में अप्लाई करनी है तो वहाँ पर हमें जो है ना काफ़ी सारे जो एफर्ट्स हैं ना वो लगाने पड़ेंगे, और वो भी कॉन्टिन्यूसली, अगर हम डेजर्ट को एक पर्टिकुलरली एक क्रॉप लैंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? चलिए, मगर वहाँ पर अगर डेजर्ट का कोई है, वहाँ पर क्लाइमेट दूसरा है, तो वहाँ पर जो है ना उसी क्लाइमेट की क्रॉप वगैरह हमें उगानी चाहिए, जैसे कि मूंगफली वगैरह होगी, बाजरा वगैरह होगी, क्योंकि बाजरे में ना तो बाजरा एक वाटर डेफिसिट क्रॉप है और उसको क्लाइमेट भी अच्छे तरीके से, मतलब ज़्यादा नहीं चाहिए, और अच्छी जगह पर उग भी जाती है, वो अच्छी फसल भी हो जाती है बाजरे की। ठीक है, और बाजरे की रोटी आपने खाई होगी। ठीक है, बढ़िया लगती है वैसे तो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सस्टेनेबल नेचुरल वेजिटेशन चाहिए, ना कि कोई भी अब आप ये ना कि डेजर्ट जो है, यानी कोई भी रेतीले स्थान या फिर जो राजस्थान जैसे एरियाओं में है, ठीक है, जहाँ पर हमारा थार्मोस्टेट एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर अब वाटर इंटेंसिव क्रॉप लगाना है, तो ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वहाँ पर हमें क्रॉपिंग पैटर्न को और क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करें और क्रॉपिंग सिस्टम को थोड़ा सा एनहेंस करना है, तो कहीं ना कहीं कैनाल और वेल इरीगेशन दोनों ही कारगर साबित होंगे। कैनाल इरीगेशन हो सकता है क्योंकि वेल, जब ज़मीन के नीचे पानी नहीं है तो जब तो वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन है, ये बात तो आपको समझ में। ठीक है, तो कैनाल कहीं ना कहीं, अब जैसे कि इंदिरा गांधी कैनाल है वो राजस्थान से गुजर कर जाती है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो बहुत ही जो कारगर साबित होती है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी वगैरह इरीगेशन के लिए प्रोवाइड कराती है। ठीक है, चलिए ये तो मैंने आपको समझा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो सोशल तरीके हैं, जैसे कि जिन्हें हम अपना कर कहीं ना कहीं लैंड को डिग्रेडेशन से बचा सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट थिंग कि अगर इसके द्वारा कोई भी क्या है कि वो
स्टेट के द्वारा कोई भी लेजिस्लेशन बनाया जाए जिससे कि हम जो है ना उस लेजिस्लेशन को अपना कर उस लेजिस्लेशन को अपना कर उससे उसके द्वारा उसके अकॉर्डिंग हम अगर खेती वगैरह करना चालू करें, जैसे कि साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन, ये कहीं ना कहीं साइंटिफिक एक फार्मूला है जिससे कि हम जो है ना एग्रीकल्चर को वहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। मोनोक्रॉपिंग की जगह अगर हम मल्टी क्रॉपिंग भी चालू कर दें, ठीक है, फिर वहाँ पर हम एग्रीकल्चर को उसकी प्रोडक्टिविटी को भी एनहेंस कर सकते हैं। अब कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, अब देखिए क्या होता है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। 6ठी-7वीं क्लास में आपको ये जो कॉन्सेप्ट है देखने के लिए मिलता है, ठीक है, वो ज्योग्राफी की जो किताब है, ठीक है, ज्योग्राफी की नहीं, आई थिंक इट वाज इकोनॉमी, ठीक है। अब लैंड होल्डिंग क्या होती है, मानकर चलिए ये पहले एक लैंड हुआ करता था, ठीक है, एक पूरी की पूरी जो है ना 10-15 बीघे की लैंड हुआ करती थी। अब यहाँ पर जो है ना इसका एक मालिक हुआ करता था, दैट इज़ दी अरुण, ठीक है, अरुण मालिक हुआ करता था। और अरुण के काफ़ी सारे जो है बच्चे हो गए हैं, लाइक 3 बच्चे हो गए हैं, ठीक है, मान लीजिए 2 बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए। तो इसके बाद क्या हो गया, अरुण के बच्चों ने ये जो 5 बीघे लैंड अपनी तरफ कर ली है कि ना, लाइक सी अरुण का बच्चा है और डी भी अरुण का बच्चा है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 बीघे डी ने ले ली। अब इसके बाद क्या होगा, इनकी भी तो जनरेशन आएगी। अब इसके 2 बच्चे और हो जाते हैं तो इसको 2 भागों में और बांट देगा, फिर ये इसको 2 भागों में बांट देगा। तो इससे तो बढ़िया ये है ना कि इसको सारी की सारी लैंड को एक साथ, क्योंकि जब बांटेंगे तो मैडे निकलेंगे, कुछ ज़मीन इनमें भी चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जब बाउंड्री आप क्रिएट करोगे तो उसमें भी तो ज़मीन जाएगी। अब उस बाउंड्री जब ना ही क्रिएट हो और उसमें आप इजीली फिर अपनी जो क्रॉप वगैरह है उसको कल्टीवेट कर सके, तो आप एकदम जो अरुण की लैंड है उसको जनरेशन्स तक ऐसे ही अगर उस पर क्रॉपिंग करो तो कहीं ना कहीं अनाज भी बहुत सारा होगा और उसको फिर आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ठीक है। तो यही होता है कि जो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ठीक है, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए 1 मिनट, ये है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, ठीक है। अब ये एब्सेंटी लैंडलॉर्ड क्या होते हैं। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड जैसे कि मानकर चलिए एक मानकर चलिए मैं ही हूँ, मान लीजिए ये बात है, ये मेरी लैंड है, ये गांव में मेरी लैंड है तकरीबन 25 बीघे लैंड है। और ये मैंने जो है ना एक पर्टिकुलर वहाँ पर जो किसान था उसको दे दी और मैं यहाँ पर शहर में आ गया काम करने के लिए, अपनी जॉब वगैरह करने के लिए। अब मैंने क्या करा, ना तो मैं यहाँ पर विजिट कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ। अब जो भी हो रहा है यहाँ पर ये फार्मर ही रिस्पॉन्सिबल है। मैंने क्या करा कि तू मुझे जो है ना, मैंने फार्मर से कहा कि भाई तुम जो है ना ऐसा करना कि मुझे जो है ना 3-4 लाख रुपए दे देना और उसके बाद आप जो है ना जितनी भी क्रॉप वगैरह होगी वो आप खुद रख लेना। यहाँ पर ये लैंड के मालिक आप ही हो, यहाँ पर लैंडलॉर्ड मैं हूँ, मगर जो इनडायरेक्टली जो लैंड पर काम करेंगे ना वो फार्मर होंगे, मगर उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो ये इसी को बोलते हैं एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। इससे क्या होता है कि जो ऑनर होता है ना उसको कोई भी मतलब वो बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करता, ना ही उसे कोई मतलब होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें सही भी नहीं है। एक बार जो मौके पर आओ और एक बार देखो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। अब नेशनल रिमोटिंग सेंसिंग एजेंसी के अनुसार अगर हम बात करें तो 53 मिलियन जो हेक्टेयर है ना, तकरीबन 16% ऑफ द कंट्री वो वेस्ट लैंड है, ठीक है। बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में 60% जो लैंड है वो वेस्ट लैंड है, राजस्थान में 38% है और सिक्किम में भी 38%, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में 37 है और गुजरात में 17% लैंड जो है वो वेस्ट लैंड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जीरो लैंड डिग्रेडेशन को अचीव करना है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी अपनाए गए हैं जो हम लास्ट में चैप्टर के पढ़ेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं इसी के रिगार्डिंग है, कॉम्बाट डेजर्टिफिकेशन से कॉम्बाट कर सकें। तो इसके लिए हमें जीरो लैंड डिग्रेडेशन अपनाना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे, ताकि हमें जो ना कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जैसे कि इंटीग्रेट मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप्स, जहाँ पर हम सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चल सकते हैं, चाहे वो लाइव स्टॉक हो, सॉइल हो, वाटर हो, न्यूट्रिएंट्स हो, बायोडाइवर्सिटी हो, एक साथ। और कम्युनिटी मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप है ना, कहीं ना कहीं बहुत ही कारगर साबित होता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जो हमारे पास ऑलरेडी लैंड है, हम क्या करते हैं कि अगर कोई लैंड है हमारे पास जो एरेबल लैंड है जिस पर हम ऑलरेडी क्या नाम है काम कर रहे हैं और जिस पर खेती कर रहे हैं, और वो क्या होगी उसकी जो फर्टिलिटी डिक्रीज होगी, तो उसको कहीं ना कहीं रिक्लेम कर सकते हैं ना, बजाय इस चीज़ के कि आप दूसरी जो जहाँ पर पेड़ वगैरह खड़े हैं उनको काटने के बाद वहाँ पर दोबारा से खेती करना चालू कर दो, पेड़ों को काट कर। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपके पास लैंड है एक बार उसे भी तो आप इस्तेमाल करो ना, जो उससे थोड़ा सा रिक्लेम करो, उसमें थोड़ी सी मदद दो, उसमें पैसा लगाओ, कुछ लगाओ, ठीक है। उसको कहीं ना कहीं फिर जो है ना दोबारा से जो जैसे वो पहली हुआ करती थी वैसा कर दो। तो ये भी तो एक रास्ता हो सकता है ना। तो यही सारी चीज़ें हम अपनाने की ज़रूरत है, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड ट्रेडिशन अप्रोच अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी की जितने भी जैसे गांव हो गया, एक गांव के पास काफ़ी सारी ज़मीन है, वो सारे अगर एक साथ उगाएं और वहाँ पर अपना अपना हिस्सा बांट लें, तो कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और इसके रिगार्डिंग देखिए, लैंड को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए काफ़ी सारे मेजर्स हैं, जिसमें से है अफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाना, ठीक है, पेड़ लगा सकते हैं आप,
ठीक है, और दूसरा है सस्टेनेबल पास्चर लैंड, ठीक है, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट सस्टेनेबल तरीके से, ठीक है, और फिर नैरो स्ट्रिपिंग पैटर्न यूजिंग, ठीक है, जैसे कि विंड ब्रेक वगैरह, जिससे कि जो जब विंड ब्लो करे तो वहाँ पर जो ना कहीं क्या हो कि जो वो हो क्या होते हैं उसको, हाँ इरोजन बोलते हैं, नहीं हाँ इरोजन बोलते हैं, वैदरिंग ना हो, हाँ ठीक है, कभी कभी भूल जाता हूँ मैं, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, इरिगेशन के लिए, इरिगेशन के समय पर वाटर का जो है जुडिशियस यूज़ होना चाहिए, ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड्स, सॉल्ट टॉलरेंट सॉइल्स, जो सलाइन लैंड है उसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, माइनिंग को थोड़ा सा सस्टेनेबल तरीके से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं मेजर्स उनके रिगार्डिंग भी उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि आपने देखा होगा यमुना द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द कंट्री, ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिवर यमुना जैसी रिवर काफ़ी सारी, जो बेंगलुरु में भी एक रिवर है, ठीक है, मेरे को नाम याद नहीं है, मगर उसमें लास्ट ईयर जो है फायर जो है वहाँ पर देखी गई थी, आग जल गई थी, मतलब पूरी नदी में, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा केमिकल था, ठीक है। अब वेस्टलैंड जितना भी उसको प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, ना कि तुम दूसरी जगह के पेड़ काट कर वहाँ पर खेती करना चालू कर दो। तो ये सारी चीज़ें हमें आज अपनाने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, ये पेड़ लगा रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए पास्चर लैंड हो गई, ये ग्रासिंग हो गई, ये जो लाइव स्टॉक वगैरह है यहाँ पर, ये इरीगेशन सिस्टम है, ड्रिप इरीगेशन या फिर स्प्रिंकल इरीगेशन हम यूज़ कर सकते हैं टू पानी वगैरह देने के लिए पेड़ों के लिए, ठीक है, सॉरी खेतों में, वाइड वाटर इन द फील्ड्स, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर आप देखिए इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स है उसको भी कहीं ना कहीं मैनेज करने की ज़्यादा ज़रूरत है आज के समय में, ठीक है, इसके रिगार्डिंग एफर्ट्स उठाने की ज़रूरत है। तो ये तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे ये क्वेरी है, फिर ईजीएस्ट वे कि आप मुझे नीचे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सर मेरी ये प्रॉब्लम है, आप मुझे ये बता दीजिए, ठीक है। या आप मुझसे टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और फेसबुक पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। अब इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ज़रूर से, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे वाली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, ठीक है, तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।